देखिए हम लोग कहाँ पे चल रहे थे, फंडामेंटल राइट्स चल रहे हैं लोगों के, फंडामेंटल राइट्स ये चल रहे हैं। और यहाँ पे लोग कहाँ तक पहुँच गए, 28 तक पहुँच गए हैं। 28 तक देखिए एक महीने में सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हुए हैं, एक बार में सारे रिवाइज कर लेते हैं। बता दो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए। कितने हैं, कितने थे, 7 का उत्तर नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। कब से नहीं है, 44 का कौन से भाग में है, भाग कौन सा है, 3 है आर्टिकल, कहां से आर्टिकल मतलब कहां से कहां तक पूरा भाग है, 12 से 35 तक। और बता दो फंडामेंटल राइट्स में 6 हमारे अधिकार है। पहला कौन सा है, समानता का अधिकार, कहां से कहां तक है, 14 से 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता अनुच्छेद से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 से 24। और बताओ चौथा अनुच्छेद 25 से 28 तक। और पांचवा अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आर्टिकल 30 हो जाएगा। और छठा संवैधानिक आर्टिकल, यहाँ तक 2 हो गए। और 14 से लेकर 28 तक हमने सारे आर्टिकल देख लिए। एक-एक करके बता दें 14 में क्या बेटा आप देखिए बता ठीक है। 14 में क्या है, 14 में कौन सा अधिकार दिया गया, एक-एक आर्टिकल से बता दो। 14 से 18 तक मतलब एक-एक करके बता दें 14 में कौन सा होता है, याद रखने पड़ेंगे सारे आर्टिकल कौन से आर्टिकल में क्या है। 14 में है विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण। 15 में 5 आधारों पर सार्वजनिक जगहों का प्रयोग करने से नहीं रोका जाएगा। 16 में अवसर की समाप्ति। 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति। 18 में उपाधियों पर। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 19 में 20 में ये सारे आर्टिकल आपको पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में क्या है। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। 15 में कहा गया है 5 आधार बताए गए हैं, वही 5 आधारों पर सार्वजनिक जगहों का प्रयोग करने से नहीं रोका जाएगा। 16 में कहा गया है अक्षर की समानता, अक्षर की समानता, ये 16 में है। 16 पर 17 में क्या है, अस्पृश्यता की समाप्ति, अस्पृश्यता की समाप्ति ये हो जाएगा 17 में। 18 क्या हो जाएगा, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। 18 के बाद आ जाएगी 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 6 प्रकार की स्वतंत्रता, ये बात 19 हो जाएगा। 19 के बाद 20 में क्या बताया है, यहाँ पे कहा गया अपराध एवं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 हो जाएगा। 20 का अगला कौन सा आ जाएगा, 21 महिला पुरुष जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये हमारा हो जाएगा आर्टिकल 21 में। प्राणी रहित स्वतंत्रता के बिना किसी को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। 21 का अगला कौन सा हो जाएगा, 22 यहाँ पे कहा गया है गिरफ्तारी एवं कौन सा है, निवारक विरोध, गिरफ्तारी एवं निवारक विरोध के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी यानी कि प्यूनिटिव डिटेंशन और निवारक मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन, दो तरीके के होता है। यानी कि क्राइम से पहले कौन सा हो जाएगा, प्यूनिटिव प्रिवेंटिव, और क्राइम के बाद कौन सा हो जाएगा, प्यूनिटिव हो जाएगा। 22 का अगला कौन सा है, 23 यहाँ पर शोषण के लिए बताया गया किसका, मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार जबरदस्ती कार्यक्रम में सब क्या है, प्रतिबंधित किया जाता है। 23 का अगला कौन सा है, 24 यहाँ पे बाल श्रम को रोकने की बात की गई है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खान कारखाने और खतरनाक गैरों में नहीं लगाया जाएगा। 24 का अगला कौन सा, बच्चे
25 यहाँ पे कहा गया अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 यहाँ पे कहा गया है चल अचल संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार। 27 में कहा गया है किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कोई टैक्स न देने का अधिकार। और 28 में कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में शामिल होने या ना होने का अधिकार। यहाँ तक कितने आ गए हैं? इतने आपको आर्टिकल सारे पता होने चाहिए, इनके अंदर भी पता होने चाहिए, इनके अंदर कौन कौन से आर्टिकल ज्यादा तो नहीं हो रहे, ज्यादा तो नहीं हो इतने से आर्टिकल तो याद कर ले। 10 नंबर का नंबर याद हो जाता है तो ये भी याद है, याद करने की कोशिश करो, याद हो जाए। पहले ऐसे करके याद करो कि कौन से में क्या क्या है, फिर इसके अंदर जाके याद करो। आर्टिकल 19 है, हमने यहाँ लिखे 6 प्रकार की स्वतंत्रता। अब कौन कौन से 6 प्रकार की स्वतंत्रता है ये भी अपनी ध्यान करो। याद है 6 की छो बता दूसरे बता दो। और देखो एक तो 19 ए बी सी डी ई जी एफ नहीं है, इन्हें बता दो कौन सा है। 19 ए सबसे पहले अभिव्यक्ति, दूसरी तीसरी सभा समिति बनाने का अंदर, चौथी घूमने फिरने का अंदर, पांचवी बस जाने का अंदर, छठी कोई व्यक्ति व्यवसाय और जीविका करने पर अधिकार। 6 प्रकार के अधिकार कौन से जाते हैं? 19 में इनके सबके बाद कौन से अधिकार की कौन से अनुपात है, ठीक है, ये अपने अनुपात है। इनके अंदर कौन कौन से अधिकार, जैसे 15 के आपको कई आर्टिकल बताए गए, 16 के आपको कई आर्टिकल बताए गए, कौन से आर्टिकल में क्या है ये भी। 16(4) में क्या है? 16(4) में क्या है? 16 के आर्टिकल बताए गए, पढ़ के आओ, पढ़ो तो ज्यादा सही रहेगा, इतने करोगे तो नुकसान रहेगा। इकट्ठा बात नहीं कर पाओगे, अभी तो 2 ही सब्जेक्ट चल रहे हैं, है बात तो कितने सारे एक सब्जेक्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट होने को होगा तो आपके पास सब इकट्ठे हो जाएंगे। तब सोचेंगे इतिहास पढ़ लेना, अरे कौन पढ़े, अलाउद्दीन खिलजी ने ये किया वो किया, ऐसा करके संविधान पढ़ लेते। संविधान पढ़ने में अरे हमें ना चाहिए मौलिक अधिकार, मौलिक तो ऐसा करते ज्योग्राफी पढ़ लेते, तो अरे हमारे ऊपर जा रही है ना पढ़ेंगे, अरे फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी से जितना चल रहा है उतना पढ़ लो, डेली का डेली लेके चलो। हमें आप लोगों को रिवीजन नहीं करवा देते हैं, बस घर पे जाके एक बार देख लो, जाके तैयार हो जाएगा। ना करो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहो और हमारे काम समझे क्या करेंगे इसको और सबने कर दी है। एक साइड देखिए अब इतने आपके अधिकार हो गए, आपको अधिकार ध्यान रखना कौन से आर्टिकल में कौन सा। अब देखो अगला अधिकार हमारा कौन सा जाता है? अगला है अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। ये वाला अधिकार आपको ये ध्यान रखना है। बाकी कितने अधिकार देखने कितने हो गए? देखो समानता हो गई, समानता का दूसरी कौन सी? स्वतंत्रता हो गई, सोशल विरोध अधिकार हो गया और धार्मिक स्वतंत्रता, 4 हो गए। 5वां कौन सा है? अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। यहाँ पे आपको 2 आर्टिकल ध्यान रखने हैं। ये 2 आर्टिकल जो कौन कौन से हैं? ये हो जाएगा 29 और दूसरा कौन सा है? 30। 29 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोग जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। पहले तो हमको एक पूरा आर्टिकल ध्यान रखना है कि आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोग जिनकी अपनी विशेष भाषा, दूसरी लिपि
संस्कृति है। अगर ये चीजें अपनी स्पेशल है, किसी की अलग है, तो उनको क्या होगा, उनको बनाए रखने का अधिकार होगा। भाषा और लिपि में इतना समझ ही रहे होंगे। भाषा क्या होती है, तो हम लोग बोलते हैं क्या है, ये भाषा है, और उसको किस तरीके से लिख रहे हैं, क्या हो गई, ये लिपि हो गई। जैसे मान लिया हमने कहा आपसे ये हो गया आपका भाषा, हमने ऐसे करके लिखा है भाषा, तो हम ये जो बोल रहे हैं भाषा, ये कौन सी भाषा है, हिंदी है, और इसको इस तरीके से लिखा है, तो लिपि कौन सी हो गई, देवनागरी लिपि हो गई। जो लिखने का तरीका होता है उसको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो ये भाषा है, इसको जिस तरीके से हमने लिखा है, ये लिपि कौन सी है, देवनागरी। लेकिन जिस क्रम में इसको बोला गया है, तो भाषा कौन सी हो गई, हिंदी हो गई। अब हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे करके लिख दिया, BHASHA, ऐसे भाषा। तो ये भाषा कौन सी है, ये हिंदी है, शब्द तो हिंदी का ये, तो भाषा कौन सी हो गई, हिंदी। लेकिन इसको लिखा कौन सी लिपि में गया है, रोमन लिपि में। तो लिपि कौन सी हो जाएगी, रोमन लिपि हो जाएगी। हम लोग सामान्यतः व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप पे जितने भी मैसेज हम सामान्यतः भेजते हैं वैसे हिंदी भाषा रोमन लिपि ये करते हैं, मतलब ऐसे लिखेंगे कि हाँ आ, ऐसे नहीं लिखेंगे आ जाना, ऐसे लिखेंगे आ जाना, ऐसे करके लिखते हैं। ये क्या है, मतलब ये भाषा हिंदी है, ये लिपि कौन सी है, रोमन। यहीं पर अगर हम इसको ऐसे करके लिख दें, लैंग्वेज, ये क्या हो गई, भाषा कौन सी हो गई, अंग्रेजी, लिपि कौन सी हो गई, देवनागरी, रोमन। और इसको ऐसे करके लिख दें, लैंग्वेज, तो भाषा कौन सी हो गई, अंग्रेजी, लेकिन लिपि कौन सी हो गई, देवनागरी। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, और जिस क्रम में उसको बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भारत में अलग अलग तरह की भाषाएं, लिपियां और संस्कृति है। पता लगे जरा सी दूरी पे पहुंचे, वहां पे क्या भाषा बदलने कहते हैं कि कोस कोस पर बदले बानी, चार कोस पर बदले बानी से कहते नहीं कहते। तो जरा सी दूरी पे जाएंगे भाषा बदल जाएगी। आगे कुछ और बोल रहे हैं, जरा सा आगे बढ़े तो उनकी भाषा थोड़ी सी चेंज हो जाती है। भारत में कई भाषा और लिपि के लोग रहते हैं। तो मान लिया कोई ऐसे लोग हैं जिनकी भाषा और लिपि को बोलने वाले लिखने वाले सीमित लोग हैं, लेकिन वो उनकी बहुत समय से चली आ रही है, तो उसको बनाए रखने का उनको अधिकार होना चाहिए। कैसे करते, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे एक भाषा है, कौन सी है, तमिल, ठीक है, तमिल भाषा, और इसको अपने को ऐसे करके किसी जो लिखने होता है उस तरीके से लिखते हैं। ये लिखने का तरीका कुछ अलग है, हम समझ नहीं पाएंगे क्या लिखा हुआ। तो ये इनकी भाषा कौन सी, तमिल, इसको ऐसे करके लिपि में लिखते हैं। अपने कौन सी लिपि है, तमिल की लिपि भी अलग होती है। इस तरीके से मान लिया उत्तर प्रदेश में इस तमिल समुदाय के मान लिया 50 परिवार रहते हैं। तो परिवार ऐसे रहते हैं, मान लिया नौकरी करने के हिसाब से उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो बताओ ये व्यक्ति जो नौकरी करने के लिए यूपी में आया हुआ है, तो ये तो अपनी भाषा जानता होगा तमिल, क्योंकि ये वहाँ पर ही उसका जन्म हुआ, वहीं पर रहा है, अब नौकरी करने के लिए यूपी चला है, तो बचपन से इसने कौन सी भाषा सीखी है, तमिल। अब भले ही यूपी में आके वो हिंदी बोल रहा है, लेकिन उसको तमिल आती तो है। अपनी भाषा, अपनी लिपि और उसके जो भी संस्कार, संस्कृति होगी, संस्कृति और उसके त्योहार वगैरह जो भी होंगे, उनको सबको वो समझना होगा। लेकिन क्योंकि अभी ये 50 परिवार यहाँ पे रहते हैं, ये नौकरी करते हैं, सीधी सी बात है, इनका पूरा जीवन कहाँ बीतेगा, यूपी में ही बीतेगा। तो इनके बच्चे होंगे, इन परिवारों के जो बच्चे होंगे, इनका जन्म कहाँ होगा, यूपी में होगा। तो यूपी में कहीं पर कोई ऐसा स्कूल होगा जहाँ तमिल भाषा सिखाई जाती हो, नहीं होगा, यूपी में तो तमिल भाषा कोई स्कूल ही नहीं होगा। लेकिन ये जो बच्चे हैं अभी यूपी में ही रहते हैं, अगर इनको तमिल सिखाने की व्यवस्था ना की जाए, तो इन 50 परिवारों के बच्चे हैं, इनके माध्यम से इनकी आगे आने वाली पीढ़ी तमिल नहीं सीख पाएगी, तमिल यहीं तक रुक जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके तमिल का क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। ऐसे में ये जरूरी होता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोग, चाहे किसी भी राज्य क्षेत्र में कहीं भी रहे, जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति हो, उसको क्या होगा, बनाए रखने का अधिकार होगा। अब ये लोग क्या कर सकते हैं, अपना कोई स्कूल खोल सकते हैं, वहाँ पर तमिल दिखाई जाए, उसको सरकार को क्या मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोग जिनकी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ये कौन से आर्टिकल में है, 29। क्लियर थी। और आगे देखो अगला कौन सा हमारा आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में देखो क्या कहा गया है, देखो आर्टिकल 30 में कहा गया है 2 प्रकार के अल्पसंख्यक होते हैं। भारत में 2 प्रकार के, केवल 2 प्रकार के अल्पसंख्यक होते हैं। एक कौन से होते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक, और दूसरे कौन से होते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक। धार्मिक अल्पसंख्यक
दो प्रकार के अल्पसंख्यक हैं। बाकी आंसर पूछा है कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, 6 लोग हो गए। तो ये कौन है? ये धार्मिक अल्पसंख्यक है। समझ रहे? मतलब अल्पसंख्यक कैटेगरी के अंतर्गत अल्पसंख्यक है। आंसर के बारे में पूछे भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है, तो 6 नहीं लगानी है कि तीनों लोग मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये नहीं। अल्पसंख्यक की केवल 2 कैटेगरी है, या तो भाषाई अल्पसंख्यक हो गए या फिर धार्मिक अल्पसंख्यक हो गए। जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक कहने का मतलब है ऐसे लोग जिनकी आबादी भारत में 50% से कम है, उनको क्या बोलेंगे? अल्पसंख्यक बोलेंगे। अगर ऐसे धार्मिक लोग हैं उनको क्या कहेंगे? धार्मिक अल्पसंख्यक। तो भारत में हिंदू समुदाय को छोड़कर बाकी लोग कौन है? अल्पसंख्यक है। और वे कौन कौन आ जाते हैं? मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इतने लोग कौन है? ये धार्मिक अल्पसंख्यक है भारत में। भाषाई अल्पसंख्यक की बात करें तो ऐसी कोई भाषा बोलने वाले लोग सीमित क्षेत्र में ही रहते हैं, तो सीधी सी बात है उन लोगों को क्या कहेंगे? भाषाई अल्पसंख्यक कहेंगे। जैसे मलयालम है, मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। तो मलयालम केरल के अलावा और नहीं बोली जाती होगी क्या? कि जो हमारे यूपी में भी साउथ यूपी पहुंच जाए तो हमारे यहाँ मलयालम बोल रहे हैं, नहीं मिलेंगे ना। वो केवल तो कहाँ मिलेगी? केरल में ही आपको मिलेगी। तमिल कहाँ मिलेगी? तमिलनाडु में ही मिलेगी। इस तरह की उड़िया कहाँ मिलेगी? उड़ीसा में ही मिलेगी। तो ये क्षेत्र विशेष में बोलने वाले भाषा के लोग हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं? भाषाई अल्पसंख्यक। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाषा और धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद की शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा। यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक है, ऐसे लोगों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा। अगर वो शिक्षण संस्था उनको भी स्थापित करने का अधिकार है जो अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन अंतर ये होता है कि अगर कोई बहुसंख्यक वर्ग का व्यक्ति है, उसने कोई शिक्षण संस्था स्थापित की और उसकी शिक्षण संस्था की जमीन को अगर सरकार को अधिग्रहित करना हो तो उस अधिग्रहण के लिए सरकार को मार्केट रेट पर मुआवजा नहीं देना होगा। ठीक है? जैसे हम लोग देखते हैं जमीन की 2 कीमतें चलती हैं, एक मार्केट प्राइस होता है, एक सरकारी प्राइस होता है। तो सरकारी रेट बहुत कम होता है लेकिन मार्केट रेट उसका बहुत ज्यादा होता है। पता लगे आपने कोई प्लॉट लिया और उस प्लॉट को देखा कि कितने में लिया है, कि 15 लाख का लिया है, लेकिन जब वो रजिस्ट्री वाला कागज होता है उस पर उसकी सरकारी कीमत देखेंगे तो पता लगा सरकारी कीमत कितनी हुई? 3 लाख रुपये। सरकारी कीमत कितनी है? 3 लाख। इसको हो जाएगा मार्केट वैल्यू और ये क्या हो जाएगी? ये सरकारी वैल्यू हो जाएगी। तो अगर सरकार ने कोई जमीन अधिग्रहित की और सरकार अगर मार्केट रेट पे अगर पैसा देने लगे तब तो सरकार से थोड़ी चलेगी, जमीन तो बहुत महंगी नहीं है। ऐसे में कौन से रेट पे मुआवजा दिया जाता है? जो सरकारी कीमत होती है उस पर मुआवजा दिया जाता है। ये किसके लिए? बाकी सबके लिए। अगर कोई भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति है, उसकी शिक्षण संस्था को अगर अधिग्रहित करना है, ऐसे में उसको मुआवजा कौन से रेट पे देना पड़ेगा? बाजार के। क्लियर? तो ये चीज ये कौन से आर्टिकल में है? 30 में। 29 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोग जिनकी अपनी 3 चीजें भाषा, लिपि, संस्कृति, ठीक है, 3 चीजों का ध्यान रखना है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोग जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। 30 में कहा गया है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा। और अगर इनकी शिक्षण संस्था की जमीन दी जाती है, किसी वजह से अधिग्रहित की जाती है, ऐसे में उनको क्या करना पड़ेगा? मार्केट रेट पर मुआवजा देना पड़ेगा। ये हमारे 2 संरक्षण दिए गए हैं अल्पसंख्यक वर्ग के लोग। और अगर धार्मिक अल्पसंख्यक पूछे जाए तो कौन से वर्ग में? हिंदू समुदाय को छोड़कर बाकी 6 समुदाय कैसे हैं? हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक: मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। क्लियर दिया जाए? 29 और 30 नोट कर 29 लिख दिया। 30 भी इसी कर लीजिए कि भाषाई और धार्मिक, 30 लिखो, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक। 30 बार में लिखो, 29 तो लिख दिया इसी करके, 30 में लिखो कि भाषाई और धार्मिक
धार्मिक अल्पसंख्यक और धार्मिक रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी पसंद की भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार, शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा, शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा। अगला पॉइंट, यदि अल्पसंख्यक वर्ग के, यदि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की, यदि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की, यदि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की लोगों की शिक्षण संस्था से संबंधित, यदि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की शिक्षण संस्था से संबंधित भूमि, शिक्षण संस्था से संबंधित भूमि अधिग्रहित की जाती है, अधिग्रहित मतलब उसको लेना, सरकार लेती है उसको, अधिग्रहण होते हैं, लैंड एक्विजिशन, अधिग्रहित की जाती है। तो बाजार कीमत पर मुआवजा देना होगा, तो बाजार कीमत पर मुआवजा देना होगा। अधिग्रहित की जाती है तो बाजार कीमत पर मुआवजा देना होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया आर्टिकल 29 और 30। ये क्वेश्चन लिखो, मौलिक अधिकारों की न्यायालय के द्वारा, मौलिक अधिकारों की न्यायालय के द्वारा रक्षा कैसे की जाती है, मौलिक अधिकारों की न्यायालय के द्वारा रक्षा कैसे की जाती है। इसी में लिखो दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 की भूमिका बताइए, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 की भूमिका बताइए। अभी आगे आ रहा है, समझ आए किस तरीके से लिखा है। ये क्वेश्चन और लिखो, ये 200 शब्द लिखना है, ठीक है, 200 शब्द लिख लें। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 की भूमिका बताइए। अगला क्वेश्चन लिखो, क्या आप सहमत हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, क्या आप सहमत हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं आवश्यक हैं? क्या आप सहमत हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं आवश्यक हैं? इसी लिखो, वर्तमान उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, वर्तमान उदाहरण सहित
स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला जो हमारा है ये इसके जैसे बात आ रहा है कि वाला हो जाएगा, उसको बता दें किस तरीके से है। ये जो हमने अभी जो दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि क्या आप सहमत हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ रेस्ट्रिक्शन हमारे होने चाहिए, और एग्जाम्पल भी आपको दे रहा है क्यों होने चाहिए, किस तरीके से आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की थोड़ी सी भूमिका बनानी है। आप लोग एक काम क्या करो, आप लोग क्वेश्चन लिखते हो तो कई बार मतलब स्टार्टिंग में टॉपिक से हटके लिख देते हैं, भूमिका बहुत छोटी सी बनाओ ताकि मतलब ऐसा भी ना हो कि आखिरी तो भूमिका भी नहीं आएगी, बस एक स्टार्टिंग लगे कि हाँ थोड़ा सा प्रभावशाली है। भूमिका सबसे पहले क्या बता दो, आर्टिकल 19 के बारे में बता दो कि स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक, 6 प्रकार की स्वतंत्रता बता दो, बहुत हल्की हल्की में कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये वाली स्वतंत्रता ऐसे करके 6 मतलब ये पूरा अधिकार मिलता है, सभा समिति पार्टी बनाने का अधिकार, बस हल्का से देखो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा समिति या बिना हथियार के सम्मेलन वगैरह करके ऐसे करके बता दो, 2-3 लाइन में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको ना मेन बॉडी पे, इसकी मेन बॉडी पे आना है और मेन बॉडी पे आपको 2 चीजों पे फोकस करना है। पहला इसमें क्या कहा गया है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं, आपको अपनी पहली सहमति दर्ज करानी है कि आप क्या इस बात से सहमत हैं कि मूल अधिकारों पर कुछ ना कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए। ये तो पूछा गया, तो आप बताओ कि हाँ हम सहमत हैं कि ये मतलब कहना चाहिए एब्सोल्यूट नहीं है, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि इन पर कोई प्रतिबंध ही नहीं है, कुछ ना कुछ प्रतिबंध है, और क्यों होना चाहिए ये भी बताना है। तो ये बता दो कि हम सहमत हैं, क्यों सहमत है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति पर किसी तरीके की कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या दूसरी चीजों पर आर्टिकल 1906 से बताता है, अगर किसी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए तो कैसे करके सिस्टम चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। जैसे मान लिया हमको एक अधिकार नहीं, अब 6 अधिकार है, 6 में एक एक करके रेस्ट्रिक्शन बता दो कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन क्यों जरूरी है। जैसे पहला पॉइंट इसमें देखो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस लेवल पर नहीं होनी चाहिए जिससे राष्ट्र की एकता अखंडता को चुनौती पहुंचे। ठीक है, हो गया रेस्ट्रिक्शन। दूसरा बता दो कि हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार है, लेकिन हथियार के सम्मेलन करने के अधिकार में ये रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि हमारी कानून व्यवस्था बनी रहे, ऐसा नहीं कि कानून व्यवस्था गड़बड़ हो जाए, या फिर घूमने फिरने जाना है तो जो वहाँ की जनजातियाँ हैं वो प्रभावित ना हो। कोई व्यवसाय वगैरह करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा कोई व्यवसाय नहीं कर सकते हैं जिससे क्या होना चाहिए कि व्यवस्था बिगड़ जाए। जैसे कोई अगर व्यवसाय रिजर्व करके रखा है तो ऐसा व्यवसाय पर रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए, वरना दिक्कत ना हो जाए। जैसे पता लगे कि कहिए कोई भी व्यवसाय करें, अब कोई भी व्यवसाय करेंगे तो कोई एग्जाम्पल ले लिया कि डॉक्टर बन गए, मेडिकल की डिग्री नहीं है लेकिन क्या हुआ डॉक्टर बन गए, झोला छाप डॉक्टर, ऐसा बोलते नहीं बोलते के बात, तो ये दिक्कत हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन में नहीं हो जाएगी। तो ये आप सहमति दर्ज कराना, आपको नेगेटिव नहीं बताना, ठीक है, पॉजिटिव ही बताना है। मतलब जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 के, सब पर क्या होना चाहिए, किसी न किसी तरीके का प्रतिबंध होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, वो बता दो। अब आप इसके क्या एग्जाम्पल दे दो कि कहीं पर अगर किसी तरीके का कहीं पर कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जब ना किसी तरीके का प्रतिबंध ना होता तो उससे समस्या उत्पन्न हुई होगी। आपको ध्यान होगा जेएनयू प्रकरण, जेएनयू वाला कांड पता है, कन्हैया कुमार वाला उस समय दिल्ली में जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है उसमें क्या हुआ था, वो वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने क्या कहा था, एक सम्मेलन हुआ था उसमें नारे लगाए गए थे भारत टुकड़े हो गए, ऐसे कहा गया था। ऐसी अभिव्यक्ति पर अगर रेस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए तो समस्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा ये बता देना, एक आधा एग्जाम्पल ठीक है दे दो कि जेएनयू में जो हुआ था इसमें क्या किया था, भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल इस तरीके से लास्ट में डिस्कस निकाल ये रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए, और ये रेस्ट्रिक्शन इसलिए होने चाहिए क्योंकि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसे रेस्ट्रिक्शन जरूरी है, फंडामेंटल राइट भी जरूरी है। 19 क्या हुआ मिल जाएगा किसी पे होगा में पीछे मिल जाएगा। तो ये मतलब ये भी जरूरी है और इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन भी जरूरी है। इस तरीके से इसको लिखो। अगला हमारा आ जाता है जो हमने क्वेश्चन दिया, इसको आपके आगे बताएं। तो छठा अधिकार हमारा कौन सा है, छठे को हम लोग कहते हैं संवैधानिक उपचारों पर अधिकार। अगला हमारा कौन सा आ जाता है, संवैधानिक उपचारों पर अधिकार, संवैधानिक उपचारों पर अधिकार। ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के 4 हिस्से हैं और चारों को देखते हैं कि आर्टिकल 32 में 4 हिस्से कौन कौन से। पहला आर्टिकल 32(1) और 32(1) में कहा गया है कि मूल अधिकारों की गारंटी दी जाती है, मूल अधिकारों की गारंटी दी जाती है। और अगर
का हनन होता है, इसी में कहा गया है कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मौलिक अधिकार एक ही बात है, मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में, मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार होगा। ये हमारा दिया गया आर्टिकल 32 में। 32A में कहा गया है कि मूल अधिकारों की गारंटी दी जाती है, और अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, ऐसी स्थिति को कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जाना भी हमारा क्या है, अधिकार। ठीक है, मतलब अगर हमारे मूल अधिकारों का कहीं पे हनन हुआ और हम पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा करो, तो सुप्रीम कोर्ट हमें मना कर सकता है क्या? मना नहीं कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास याचना लेके नहीं गए हुए, अधिकार के साथ गए हुए। ठीक है, क्योंकि हमारे अधिकार का हनन हुआ है, वहां तो हमारे अधिकार की सुरक्षा तब नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 32A के तहत जब भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों की गारंटी दी गई, तो जब भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होगा, ऐसी स्थिति में अपने मूल अधिकार की सुरक्षा के लिए कहां चला जाएगा वो व्यक्ति? सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से उसके मूल अधिकारों की सुरक्षा करेगा, ये कहां बताया गया है? आर्टिकल 32(2) में। आर्टिकल 32(2) में कहा गया है कि उस व्यक्ति के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। रिट का मतलब होता है आदेश। तो जैसे ही हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, हम कहां पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कौन से आर्टिकल के तहत? 32A के तहत। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या करेगा? 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। ये 5 प्रकार की रिट देखो कौन कौन सी होती है। इनमें एक रिट है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको अंग्रेजी में ध्यान रखो, अंग्रेजी में कहते हैं हैबियस कार्पस। पहली वाली जो रिट होती है इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कार्पस। ये दूसरी रिट होती है, दूसरी रिट को हम लोग कहते हैं परमादेश। हाँ, मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार होता है। हनन का मतलब क्या होता है? उल्लंघन। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में कहां चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। 32(2) में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। पहली रिट कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको क्या कहते हैं? हैबियस कार्पस। दूसरी कौन सी है? परमादेश। परमादेश को क्या कहते हैं? मैंडेबस। परमादेश को अंग्रेजी में कहते हैं मैंडेबस। तीसरी एक रिट होती है, इसको हम लोग कहते हैं अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं को वारंटो। अधिकार प्रच्छा मतलब को वारंटो। ये तीसरी रिट हो जाएगी। चौथी रिट जो हमारी होती है उसको क्या कहते हैं? प्रतिषेध। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोहिबिशन। और 5वीं एक रिट होती है, इसको कहते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को कहते हैं अंग्रेजी में सरसेररी। ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। हर अधिकार के लिए अलग प्रकार की रिट जारी की जाती है। तो कौन सी रिट कब जारी की जाएगी आपको बताना है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट कब जारी की जाएगी? जैसे मान लिया किसी व्यक्ति को अगर गलत तरीके से इलीगली किसी को बंदी बना लिया गया, ठीक है, उसको बंद करके रख दिया गया है, तो ऐसे में उसके लिए कोई तीसरा व्यक्ति जाएगा कोर्ट में, वो तो जा ही नहीं सकता, वो तो बंदी बनाया हुआ है। तो उसकी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में तो तीसरा व्यक्ति उसके लिए सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा। वो रिट कौन सी होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी को प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करो। ठीक है, ये एक तरीका है। जैसे मान लिया दूसरा एग्जांपल, जैसे मान किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ के लेके गई और पुलिस पकड़ के लेके गई और 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए थाने में बिठा के रखे हुए, ना तो उसका चालान करके उसको जेल भेज रहे हैं और ना उसको छोड़ रहे हैं। जबकि पुलिस कितने समय तक किसी व्यक्ति को रोक सकती है? 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे के अंदर स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार होता है। कौन सा आर्टिकल? 24 घंटे के अंदर स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष
और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार। तीसरा कौन सा आपकी पसंद का वकील बनने का अधिकार, कौन सा आंसर हो जाएगा 22। तो ये अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा समय तक बंदी बना दिया, कौन सी रिट जारी करवाएंगे, बंदी प्रत्यक्षी बंदी। इलीगली अगर उसको लीगली अगर बंदी है तब नहीं कराएंगे। जैसे मान लिया कोई कन्विक्टेड है, मतलब सजा याफ्ता कोई व्यक्ति सजा याफ्ता है, मतलब उसने कोई क्राइम किया था और उसको सजा मिली हुई है और कैदी की सजा कितनी 2 साल की सजा सुनाई गई है। अब वो व्यक्ति 2 साल के जेल में गया हुआ है, घर वाले इंतजार कर रहे हैं 24 घंटा कितने तक जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, तो जा सकते क्या, नहीं जा सकते। ठीक है, तो अगर कोई कन्विक्टेड है, सजा उसको बोली गई है, सजा काट रहा है, तब 24 घंटे वाला रूल लागू नहीं होता। लेकिन अगर केवल प्रक्रिया चल रही है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और 24 घंटे से ज्यादा हो गए और उसका ना तो चालान किया गया, थाने में बिठा के रखे हुए हैं, तो क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, रिट जारी करवाएंगे। कौन सी बंदी, प्रत्यक्षी बंदी। किसी भी व्यक्ति को किसी भी सिचुएशन में अगर अनावश्यक गैर कानूनी तरीके से बंदी बना के रखा हुआ है, कौन सी रिट हो जाएगी, बंदी प्रत्यक्षी बंदी। दूसरी रिट कौन सी है, दूसरी कौन सी है, परमादेश। परमादेश कब जाएगी, परमादेश का मतलब परम आदेश, सबसे ऊपर का आदेश। जैसे मान लिया अगर किसी सार्वजनिक पदाधिकारी, सार्वजनिक पदाधिकारी का मतलब होता है, सार्वजनिक पदाधिकारी का मतलब होता है सरकारी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति, अगर किसी सार्वजनिक पदाधिकारी ने कोई कार्य करने से मना कर दिया है जो कि उसको करना चाहिए और उसके कार्य न करने से हमारा मौलिक अधिकार हो रहा है प्रभावित, तो ऐसी सिचुएशन में उसके खिलाफ कौन सी रिट जारी करवाएंगे, परमादेश। ठीक है, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कि हमारा एक छोटा सा बच्चा है और हम उसको स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा ये क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, हम उसको बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। स्कूल में एडमिशन के लिए पहुंचे तो स्कूल वालों ने कहा कि आप बच्चे का आधार कार्ड लगाओ, आधार कार्ड या और कोई डॉक्यूमेंट वाले निवास प्रमाण पत्र कोई डॉक्यूमेंट बता दिया। हमने मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा बताया है, आधार कार्ड, क्या बच्चे का आधार कार्ड लगाओ, उससे बच्चे का एडमिशन कर दिया जाएगा। बच्चे का भी आधार कार्ड बना हुआ नहीं था, हम पहुंचे पता लगे हमारे यहाँ के कौन से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आधार कार्ड होते हैं, आप चले जाओ बनाने के लिए। पहुंचे बच्चे को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहुंचे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहुंचे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो व्यक्ति आधार कार्ड बना रहा है, आधार को लेकर वैसी बहुत मारामारी रहती है, जहाँ संशोधन कराने जाओ बस वो संशोधन अपना संशोधन हो जाएगा, आधार का संशोधन दे दिए। तो पता लगे आधार बनवाने के लिए कहाँ पहुंचे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहुंचे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहुंचे तो वहां पर जो व्यक्ति आधार बना रहा है उसने क्या कर दिया, 2 महीने आगे का टोकन पकड़ा दिया, 2 महीने बाद आना तब नंबर लगेगा। उसने 2 महीने बाद का इसीलिए पकड़ाया क्योंकि उसको पता है कि इन्हें बच्चे का एडमिशन कराना है और एडमिशन की लास्ट डेट पता लगे 15 दिन बाद तक 3 हफ्ते। तो जब हम 2 महीने के आगे की डेट देंगे तो जब नहीं कहेंगे कि तुम ऐसा करो, वो एक पीला वाला नोट आता है वो हमसे ले लेना और जो है जल्दी बना लो, समझ रहे। तो इसलिए यानी कि अपना काम करके जबकि कर सकता है, काम भी कर सकता है, ऐसे में एक प्रकार से मना करना ही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चे के मौलिक अधिकार का हनन हो गया कि नहीं हो गया। क्या मान लिया कि उसने मना कर दिया बनाने से, लेकिन उसका कार्य है बनाना, ऐसी सिचुएशन में उस बच्चे के मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो ऐसे में हम कहाँ चले जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को आदेश देगा, परम आदेश देगा मैंडेबस कि आप क्या करो, आप उस व्यक्ति के कार्य को करो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परम। तो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अलग अलग तरीके की रिट अलग अलग समय पे जारी की जाएगी। पूछा जा सकता है कौन सी रिट कब जारी की जा सकती है। तीसरी देखो रिट कौन सी होती है, अधिकार परीक्षा। दो वारंट को अधिकार परीक्षा का होगा अधिकार पूछना, ठीक है, अधिकार परीक्षा का होगा अधिकार पूछना। जैसे मान लिया इसका एग्जांपल ले लें, अधिकार परीक्षा की रिट कब जारी की जाएगी। जैसे मान लिया आप लोगों में से 2 लोगों ने मान लिया पेपर दिया है, एक ने यूपीएससी का पेपर दिया और एक ने यूपीपीसीएस का पेपर दिया। ठीक है, दो लोगों ने ये अलग अलग पेपर दिए। एक व्यक्ति यूपीपीसीएस में सिलेक्ट होने पर बन गया, एसडीएम बन गया, और दूसरा व्यक्ति यूपीएससी में सिलेक्ट हुआ और थोड़े समय बाद कौन बन गया, डीएम बन गया। क्योंकि जब तक अंडर ट्रेनिंग रहेगा तब तक नहीं, थोड़े समय बाद उसको कौन से पद मिल जाएगा, डीएम का पद मिल जाएगा। अब मान लिया ये एक व्यक्ति कौन है, ये एसडीएम है, ये कौन है, ये डीएम है। यूपी में कितने डीएम हो सकते हैं, 75 जिले कितने हैं, 75 जिले हैं। तो मान लीजिए 75 डीएम हो सकते हैं। एसडीएम बहुत ज्यादा हो सकता है, मान लिया कि 200 एसडीएम हो सकते हैं, ज्यादा
पकड़ ऊपर प्रशासन तक किसी वजह से नहीं, इनकी पकड़ है ऊपर तक। इन्हें क्या किया, अब इन्हें एक दूसरे को ये भी नहीं पता है कि इनका पीसीएस भी हुआ है, इनका यूपीएससी हुआ है, ये भी नहीं पता है। किसी वजह से इन्होंने अपने ऊपर सांठा मिला के और राजनीतिक मतलब प्रभाव से किसी वजह से इन्होंने क्या किया, पोस्ट कौन सी है, पीसीएस की है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, रैंक कौन सी हथियार दी, पॉसिबल नहीं है फिलहाल। ये तो खाली हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच रहे हैं कि अगर इनकी रैंक कौन सी है, पीसीएस की, लेकिन इनको इनके पद उन्होंने कौन से ले लिया है, डीएम का, एक राजनीतिक प्रभाव की वजह से। ऐसे में इनका डीएम पकड़ नहीं कर, समझ रहे जब भाई टोटल कितने 75, तो एक व्यक्ति को तो हटाना पड़ेगा, जब इनमें से जाएगा तो किनको हटाएंगे, माने इन्हीं को हटा दिया गया। अब सब लोग इनको कहां, इनको सचिवालय भेज दिया कि जाओ तुम सचिवालय में काम करो जाके। अब इन्होंने सब जगह कह रखा कि हां यूपीएससी सिलेक्शन हो गया, डीएम साहब हो गए, डीएम साहब होते हैं। और जैसे गांव में जाते हैं मतलब घर पे पहुंचे और दोनों मतलब एक ही गांव में तो छुट्टी चाहिए, तो पब्लिक के टीचर इतने कौन है, डीएम महाराज से विनोबा गाड़ी से पहुंचे, आगे लिखा हुआ जिलाधिकारी, ठीक है, अभी होती लगी थी और ये नहीं पहुंचे, लेकिन इनके आगे डीएम लगा हुआ है। ठीक, तो जब सोसाइटी में जाएंगे तो सोसाइटी में एक स्पेशल सामान किसको मिलेगा, ये पीसीएस वालों को या आईएएस वालों को, पीसीएस वालों को मिलेगा, क्योंकि ये कौन है, डीएम साहब है, ठीक है, ये डीएम साहब, इनको पता नहीं है कौन सी पोस्ट पे है, सचिवालय में होंगे कोई, इससे बड़े आईएएस मतलब क्या है, डीएम साहब। गांव के लोगों को ये मतलब लोकल स्तर पे थे, उनको इस चीज से ज्यादा थोड़ी पता चला कि आईएएस तो क्या, हां कलेक्टर साहब है, डीएम साहब है, देखा ना रहेगा। तो इनकी वजह से, ठीक है, इनकी वजह से इनका गरिमा पूर्ण जीवन क्या होगा, प्रभावित होगा। सब लोगों से अगर डीएम साहब बन गए, ठीक है, तो ऐसे इनकी वजह से डीएम पद नहीं मिल पाया, इन्हें पता भी नहीं था, इनकी वजह से नहीं मिला। बाद में पूरी छानबीन की, तब पता लगा अरे ये तो डीएम बनने के लिए एलिजिबल ही नहीं, तो ये कौन है, ये पीसीएस रैंक के अधिकारी। ऐसे में इनके खिलाफ कहां चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कौन सी रीट जारी करेगा इनके खिलाफ, अधिकार परीक्षा, कि आप बताओ कि कौन से अधिकार के तहत आपने ये पद धारण किया, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब अधिकार परीक्षा का ये होता है कि जब भी कोई सार्वजनिक पदाधिकारी किसी सार्वजनिक पद को अवैध तरीके से ग्रहण कर ले, ठीक है, एलिजिबल नहीं है उसके लिए, अवैध तरीके से ग्रहण कर ले, तो ऐसे में उसके खिलाफ कहां चले जाएंगे, कोर्ट में। और कोर्ट कौन सी रीट जारी करेगा, अधिकार परीक्षा, ठीक है। ये तीन प्रकार की रीट हमारी ये हो गई, दो और होती है, दो कौन सी है, प्रोहिबिशन और दूसरी कौन सी, सर्जरी। ये दोनों किसके खिलाफ लाई जाती है, ये न्यायपालिका के खिलाफ लाई जाती है, ध्यान रखना। ये दोनों किसके खिलाफ लाई जाएगी, न्यायपालिका के खिलाफ। जैसे जब भी न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है, ऐसे में एक रीट कौन सी जारी की जाएगी, प्रोहिबिशन। और प्रोहिबिशन के माध्यम से उसकी प्रक्रिया पर क्या कर दी जाएगी, रोक लगा दी जाएगी। अभी एग्जांपल दे रहे हैं आपको किस तरीके से। प्रोहिबिशन अगर जारी की तो क्या कर दी जाएगी, उसकी प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी। अगर सर्जरी जारी की है तो उसकी जो डिसीजन आया है, डिसीजन को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। किस तरीके से, जैसे मान लिया एग्जांपल के तौर पे कोई क्राइम हुआ, हमने एक एग्जांपल ले लिया, मान लिया कोई किसी तरीके का कोई क्राइम हुआ और उस क्राइम में मान लिया 3 लोग कौन है, इन पर किसी तरीके का मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज की गई 3 लोगों पर, ठीक। इन 3 लोगों में से 2 लोग कौन है, ये पता लगे वाले बालिग हैं, एक व्यक्ति कौन है, नाबालिग, समझे। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें 2 कौन है, बालिग है, एक कौन है, नाबालिग है। अब इन 3 लोगों पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि क्रिमिनल केस है, तो क्रिमिनल केस की शुरुआत कहां से होती है, सेशन कोर्ट से। सेशन कोर्ट आपको ऊपर कचहरी के पास जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा जिला एवं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट लिखा हुआ मिलता है। तो 2 कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दूसरा कौन सा, सेशन कोर्ट है, एक ही, ठीक है, एक ही न्यायाधीश होता है, एक ही जज होता है, बस अंतर ये होता है जब वही न्यायाधीश किसी सिविल केस को सुनेगा तब उसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज कहेंगे, और जब वही न्यायाधीश किसी क्रिमिनल केस को सुनेगा तब उसको क्या कहेंगे, सेशन कोर्ट कहेंगे, सेशन जज कहेंगे। आपको कभी अगर न्यूज़ पढ़ते हो तो ध्यान से पढ़ना, अगर कोई क्रिमिनल केस का अगर मुकदमा पे अगर डिसीजन आए तो उसका ऐसे करके लिख दिया कि जिला ऐसे लिख सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में इस व्यक्ति को 2 साल की सजा सुनाई, ठीक है, इस तरीके से। अगर सिविल केस होगा तो ऐसे कर जाएगा कि जिला न्यायालय ने इस मामले में ये फैसला सुनाया, ठीक, इस तरीके से। मतलब न्यायाधीश वही है, हमारे जिला का एक ही जिला न्यायाधीश होगा,
लेकिन जब वही किसी सिविल मुकदमे को सुनेगा तो क्या कहलाएगा? डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा, जिला जज कहलाएगा। और जब वही किसी क्रिमिनल केस को सुनेगा तो क्या कहलाएगा? सेशन न्यायाधीश कहलाएगा, सत्र न्यायाधीश कहलाएगा। अब मान लिया ये 3 लोगों पर एफआईआर हुई है, 2 लोग इसमें कौन से हैं? बालिग है, एक कौन है? एक नाबालिग है। इन पर जब एफआईआर दर्ज हुई तो इसके मुकदमे को, तीनों लोगों के मुकदमे कौन सुन रहा है? सेशन न्यायाधीश सुन रहा है, ठीक है। जिला एवं सत्र न्यायालय में जो हमारा सेशन कोर्ट है वो इस मामले को सुन रहा है। अभी बताओ, ये जो 2 लोग हैं इनका तो मुकदमा सुनने का अधिकार इसके पास है, लेकिन नाबालिग इसका मुकदमा सुनने का इसके पास अधिकार है नहीं है। किसके पास है अधिकार? पॉक्सो एक अलग होता है, पॉक्सो अलग होता है, पॉक्सो अलग होता है। नाबालिग का मुकदमा सुनने का अधिकार होता है किशोर न्यायालय, होता है जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट, किशोर न्यायालय, किशोर न्यायालय। पॉक्सो एक अलग होता है, छोटे-छोटे बच्चे तो उनके साथ किसी तरीके का सेक्सुअल अफेयर होता है उसमें पॉक्सो लगता है। बाकी किसी भी तरीके के बच्चों के साथ क्राइम तो किसी तरीके का हो सकता है। तो अगर ऐसा नाबालिग है तो नाबालिग का केस किसी सुनने का अधिकार किसके पास है? जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के पास होता है, किशोर न्यायालय। लेकिन चूंकि पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, तीनों लोगों का मुकदमा कहां चला गया? सेशन कोर्ट में चला गया। किसी दूसरे व्यक्ति ने इसको लेकर कोर्ट में एक रिट दायर कर दी कि हाँ ये कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहा है, क्योंकि ये वाला कार्य क्या हो गया? इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया। तो अगर ये प्रक्रिया चल रही है, अभी डिसीजन नहीं आया है, तो हाईकोर्ट कौन सी रिट जारी करेगा इस न्यायालय के खिलाफ? प्रतिषेध, ठीक है। और प्रतिषेध लगाकर इस प्रक्रिया को क्या करेगा? रोक देगा, ठीक है। अगर किसी तरीके का अगर डिसीजन दे दिया, जिला न्यायालय ने सेशन कोर्ट में क्या कर दिया, अगर इस मामले में डिसीजन दे दिया है तो कौन सी रिट जारी करेगा? सरसरी। और सरसरी जारी करके सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इसके निर्णय को क्या कर देगा? रद्द कर देगा, ठीक है। कि ये मामला यहाँ से रद्द किया जाता है और इसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? किशोर न्यायालय में ट्रांसफर किया जाता है। इसका मुकदमा किशोर न्यायालय में चलेगा। ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्लियर। यही चीजें हम लोग कहाँ पे? हाईकोर्ट आएगा 226 में, तो 226 के तहत हाईकोर्ट भी ऐसी रिट जारी कर सकता है। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या था कि मूल अधिकारों की सुरक्षा किस तरीके से न्यायपालिका करती है? अनुच्छेद 32 और 226 के संबंध में इसको स्पष्ट कीजिए। ये तो लिखा है। अब आप पहले मूल अधिकार बता दो, एक पॉइंट पे पहले तो थोड़ा प्रस्तावना लेके मूल अधिकार बता दो। इसके बाद बताओ कि मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को घोषित किया गया है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया। अब 32 और 26 के तहत किस प्रकार से सुरक्षा की जाती है? ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। अब ये 5 प्रकार की रिट बता दो और एक एक करके बता दो। किसी तरीके का एग्जाम में देंगे कि ये वाले रिट कब जारी करेंगे, ये वाली कब जारी करेंगे, ये वाली कब, ये वाली कब, ठीक। इतना सा लिखना, लास्ट में आपको निष्कर्ष निकालना है। बंदी प्रतिष्ठीकरण कब जारी करेंगे? किसी को अनाधिकृत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर बंदी बना के रखा हुआ है तो कौन सी रिट जारी करेंगे? बंदी प्रतिष्ठीकरण। परमादेश कब जारी करेंगे? जब किसी सार्वजनिक पदाधिकारी ने अपना कार्य करने से मना कर दिया हो, ऐसे में कौन सी रिट जारी करेंगे? परमादेश जारी करेंगे। अधिकार परीक्षा, जब किसी सार्वजनिक पदाधिकारी ने अवैध रूप से किसी पद को धारण कर रखा है तो कौन सी रिट जारी करेंगे? अधिकार परीक्षा। प्रतिषेध कब जारी करेंगे? अधीनस्थ न्यायपालिका के खिलाफ जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हो, ऐसे उनकी प्रक्रिया पर क्या कर दी जाएगी? रोक लगा दी जाएगी। उत्प्रेषण तब जारी करेंगे जब उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर डिसीजन दे दिया। और जब डिसीजन दे दिया जाएगा डिसीजन को क्या कर दिया जाएगा? क्लियर। ये 5 प्रकार की रिट हमारी जारी की जाती है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, अभी देखो इस तरीके का। तो पहले इसको लिख लो, डिटेल में करा लेना। रीडिंग करो आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 उसमें देखो पहला पॉइंट, तो पहला पढ़ो। अनुच्छेद 32(1) के अनुसार, अनुच्छेद 32(1) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अनुच्छेद 32(1) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है।
32 मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। नंबर 1, नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें देखो हेबियस कार्पस, अंग्रेजी क्या कहते हैं, हेबियस कार्पस, हेबियस कार्पस, हेबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें देखो यदि किसी व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से, यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाया गया हो, यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाया गया हो तो उसके लिए, सुप्रीम कोर्ट, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करेगा, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करेगा, ये रिट जारी करेगा। अगला पॉइंट बंदी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सशरीर प्रस्तुत करो, यानी कि जो बंदी है इसको क्या करो, सशरीर प्रस्तुत करो, सशरीर प्रस्तुत करना, ये इसका मतलब होता है। तो जो बंदी जिसको हमने बना रखा है हमारे सामने ले गया, हम देखेंगे क्या समस्या, तो इसका इसका क्या होता है, सशरीर प्रस्तुत करना, इसीलिए इसका अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना, शरीर सहित। दूसरे को परमादेश, दूसरी रीत कौन सी है, परमादेश, अंग्रेजी में कहते हैं मैंडेमस, 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 परमादेश या मैंडेमस। इसमें देखो यदि किसी सार्वजनिक पदाधिकारी ने, यदि किसी सार्वजनिक पदाधिकारी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन, यदि किसी सार्वजनिक पदाधिकारी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से मना कर दिया हो, मना कर दिया हो तो उसके खिलाफ, तो उसके खिलाफ परमादेश की रिट, तो उसके खिलाफ परमादेश की रिट जारी की जाएगी, परमादेश की रिट जारी की जाएगी। रिश्वत तो वैसे ही कराएगा, रिश्वत अगर दे रहा है तो उसमें तो भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतलब वो काम करने से मना कर दे या इनडायरेक्टली काम करने से मना करे तब ये करवा सकते हैं। अगर जैसे अपने यहाँ पे
हमारे कोई अगर बहुत बड़ा आदमी है, अब कितना भी अगर उसने करेक्ट तरीके से पैसा अर्जित करके रखा है, कोई ये पूछता है कि पैसा कहाँ से आया, हाँ बहुत पैसा, कभी ये नहीं पूछा इतनी दौलत आई कहाँ से। ठीक है, तो हमारे यहाँ हम पहले में कि हमारे सिस्टम में चलता है रिश्वत देखते हुए पकड़े जाओ तो रिश्वत देके छूट जाओ। ये बोलते करप्शन क्या है, एक प्रकार से सामाजिक क्या बोलते हैं कि समाज की स्वीकृति प्राप्त है कि ठीक है हो जाए काम हो जाए। तो कहाँ चक्कर लगाते हो कहाँ हो जाए, अपना काम कराओ, पैसे थोड़ा प्राप्त। ये होते कई बार तो होता है कि अगर अधिकारी है या कोई कर्मचारी है वो अगर स्वयं रिश्वत नहीं भी ले रहा है तब भी उसको हम स्वयं ऑफर कर देते हैं, अरे इसका जरा देख लेना, ऐसा करा देंगे, थोड़ा सा काम करके उतना करके। तो लीगल कार्य लगा है तब भी हम लोग यही करते हैं, और इलीगल है तो करेंगे लीगल है तो कहते कहते कोई बात नहीं, जरा देख लेंगे थोड़ा बहुत। और अगर लीगल काम है तब भी करेंगे। उसकी वजह होती है कि हमारे सिस्टम जो है प्रशासनिक सिस्टम है, लोग है कम, ठीक है, और पैसे जनसंख्या ज़्यादा, तो ये तो वैसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके काम हो रहा है। हमारी भाई सरकार दो, भाई सरकार ने भारी छोटे पैसे रखे, कोई बात नहीं, देखो सरकार है, ठीक है। तो ये इस तरीके से उसको सामाजिक मान्यता प्राप्त है, वरना अगर उस पर कुछ लोग होते हैं या उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो फिर पीछे रह जाते हैं। नाम सुना अशोक खेमका कई सरकारी रह चुके हैं, रिटायर हुए अशोक खेमका। दूसरे कौन है वो अमिताभ ठाकुर, यूपी के लखनऊ के रह चुके थे। तो कुछ ऐसे अधिकारी लोग रहे हैं कि मतलब जो थोड़े से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए तो आवाज उठाए ट्रांसफर करते रहे। फिर अशोक खेमका अब तो रिटायर हो गए, 43-44 साल के उनके करियर में पता नहीं 27-28 ट्रांसफर हो गए, एक जगह पे एवरेज निकाले 6 महीने में हटी गए। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से उनकी मतलब उनके जैसी कोई वाले आदमी है, गलत है तो गलत है, इतना दबाव उठाएंगे और ज़्यादा 3-5 करो तो ठीक है, तुम जाओ दूसरे व्यक्ति को लोग दूसरे व्यक्ति से क्या कराते काम कराते। तो हिस्ट्री पढ़ते हुए एक टेक्नोलॉजी में आपद का विलय पढ़ते हैं, आपद का विलय पढ़ते हैं। आपद का एक वो होता था प्रेसिडेंट होता था कर्नल श्रीमन, तो कर्नल श्रीमन से कहा कि तुम एक रिपोर्ट बना के दो, उसमें ये लिख के दो कि आपद का शासन बढ़िया तरीके से नहीं चल रहा है, हम वही रिपोर्ट लंदन में सबमिट कर देंगे, आपद को मिला देंगे, कहें कि जो है यहाँ कुशासन है। तो कर्नल श्रीमन क्या कहता है, नहीं भाई आपद तो हमारे कंट्रोल में ही चलने वाला क्षेत्र है, और हमने रिपोर्ट बना के दे दी कि आपद का शासन बढ़िया नहीं चल रहा है, तो बेइज्जती किसकी हुई? बेइज्जती तो हम ही लोगों की होगी कि हम ही लोग तो चला रहे हैं आपद को, और शासन है या प्रशासन है इसके जिम्मेदार कौन है? हम ही लोग जिम्मेदार है। तो हम रिपोर्ट तो बना के दे दें, लेकिन इसमें नाम तो हमारा लोगों का ही खराब हो जाएगा। तो ऐसे एक कर देना बस चले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए। कर्नल श्रीमन कहता है, तो डलहौजी कहता है तुम नहीं करो, मेयर करेगा। श्रीमन का ट्रांसफर कर दिया, कौन आ गया? कर्नल आउटरम आ गया। आउटरम से रिपोर्ट बनवाई, जरा बढ़िया तरीके से रिपोर्ट तैयार करो। आउटरम रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट लंदन सबमिट कर दिया, समझ रहे? तो तुम नहीं करो तो दूसरा व्यक्ति करेगा। शासन के कंट्रोल में कौन काम करता है? प्रशासन काम करता है। ये चीजें तो कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं एकदम हर टाइम में कि लोग करवाओ क्या करवाओ, नहीं करें तो नहीं करें, तुम नहीं करो दूसरा व्यक्ति करें, उनको कहीं और भेज दें, ये सिस्टम करता है। तो करप्शन को हमारे सामाजिक मान्यता प्राप्त है, यही वजह होती है। तीसरा कौन चलेगा? तीसरे को अधिकार रक्षा। अधिकार रक्षा को वारंट तो इसे लिख लो, ये है रिट। अधिकार रक्षा को ये है रिट तब जारी की जाती है, ये है रिट तब जारी की जाती है जब किसी सार्वजनिक पद को, जब किसी सार्वजनिक पद को अनाधिकृत रूप से, अनाधिकृत अनऑफिशियल मतलब एलिजिबल ना हो, यदि किसी तब जारी गए जब किसी सार्वजनिक पद को अनाधिकृत, बिना अधिकृत, अनाधिकृत धारण किया गया हो, अनाधिकृत धारण किया गया हो। समझिए कि कोई सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो एलिजिबल ही नहीं है और फिर भी उसको मिल गई, तो उसकी वजह से क्या हो गया? हमारी नौकरी चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? भाई अगर वो ना होता तो हमें मिल जाती। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कि जैसे हमारे पास नेट की डिग्री है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास नेट की डिग्री है और मान लिया कहीं एक जगह पर मान लिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जगह निकली और असिस्टेंट प्रोफेसर की हमें 10 वैकेंसी है, ठीक है, हमारे सब्जेक्ट की 10 वैकेंसी है और यहाँ पर अप्लाई करने लोगों कर दिया
पास नेट की डिग्री है, एक व्यक्ति ऐसा उसके पास नेट की डिग्री नहीं है, उसके पास क्या है, उसका पकड़ है ऊपर तक, ठीक है। ऐसे में इसने क्या किया, इसने थोड़ी साझा करके इसने नौकरी ले ली, ठीक है। तो इन 10 लोगों में से कौन रह जाएगा, एक व्यक्ति रह जाएगा, मान लिया तो हमें रहेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हमें रहेगा, बाकी जो 9 लोग हैं ये 10 के 10 लोग एलिजिबल थे, लेकिन एक व्यक्ति को तो नौकरी जाएगी ही जाएगी, तो ये रहे हमें के बाद ये जो एक व्यक्ति है कौन है, हम है। तो हमें अगर नौकरी नहीं मिली तो किसकी वजह से नहीं मिली, इसी व्यक्ति की वजह से तो नहीं मिली। और क्योंकि सबसे कह रखा है कि जितने भी आस पड़ोस के जो सबसे कह रखा है कि 10 ही वैकेंसी निकली है और 10 ही लोगों ने अप्लाई किया, इस बार तो लड्डू पक्के हैं, फिर सब लोग समझ गए कि हाँ आप तो अतुल कुमार गुप्ता की नौकरी लगेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर बने गए, फिर और बाद में जब जो है रिजल्ट आया तो पता लगा रह गए इनकी वजह से, इनकी वजह से रह गए। अब कौन से मुझसे समाज में जाए, सबसे कह रखा है कि लड्डू का डिब्बा लेके आएंगे, अब क्या लेके जाए, समझ रहे नहीं समझ रहे। तो ऐसे में किसकी वजह से रहेगी, इनकी वजह से रहेगी। ये कैसे है, अनाधिकृत है, अधिकृत कौन था इसके लिए, हम थे, लेकिन इनकी वजह से हमारे समाज में प्रतिष्ठा या गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को उल्लंघन हुआ, आजीविका के अधिकार को उल्लंघन हुआ, तो इसके लिए कहाँ चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे। तो कौन सी तैयारी करेगा, अधिकार रक्षा, ठीक है, इस तरीके। अगर को प्रतिषेध वो कानून है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो आपको नैतिक रूप से गलत है। जैसे उसमें अगर देखेंगे तो शायद 9th पास है, इसीलिए को लेकर बात कर रहा है। 2022 में ये इससे आपसे एथिक्स में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये एथिक्स में केस से भी क्वेश्चन बन सकता है। 2022 में यूपी सरकार की रूल आए थे, अंतरराष्ट्रीय पदक जो लोग प्राप्त करते हैं उनको सरकार क्या कर सकती है, नौकरी दे सकती है। ये कानून पारित किया गया, बाकायदा इसमें किसी तरीके की गलत नहीं है। और उस पे ये जो रिंकू सिंह का खाली विवाद हुआ, बाकी के जो शायद 7 लोगों को नोटिस किया गया है, टोटल 7 लोगों को नौकरी दी, सबको ऐसी नौकरी दी, किसी को डीएसपी बनाया, किसी को अच्छी पोस्ट दी, ठीक है। विवाद कौन सा उठा, केवल रिंकू सिंह का, बाकी किसी का नहीं उठा। क्यों नहीं उठा, क्योंकि रिंकू सिंह पता लगे 9th पास है, 9th पास है, 9th में और पोस्ट कौन सी दी गई है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मतलब 9th पास व्यक्ति, भाई ठीक है, ये कानून ये बना, मतलब कानून अगर देखेंगे कानून गलत नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से ये गलत है। अब पता लगा हम इतना पढ़े लिखे, हम पता लगे कि हाँ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट 4 साल 5 साल से पता लगा तैयारी करके प्रीमेंस इंटरव्यू और बहुत तरीके की डिग्रियां ले रखी और बीएसए को लोग किया बन जाए 9th पे व्यक्ति, ठीक है। तो नैतिक रूप से क्या है, गलत, ठीक है, मतलब कानून गलत नहीं है, हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन नैतिक रूप से ये गलत है। बस ये चीज है, बाकी ये जो गलती है 2022 का अभी ऐसे करके अंतरराष्ट्रीय पदक ऐसे हाँ ऐसा पद दे देते, कोई ऐसा पद दे देते जहाँ पे ऐसा विवाद ना होता। अब शिक्षा जैसा पद है और ऐसे लोगों को शिक्षा बढ़ाने ये चीजें ऐसे वो कौन बिहार में शिक्षा मंत्री बनाएगा, तेजस्वी बनाएगा, कौन बनाएगा, तो वो भी उनकी शिक्षा भी बहुत कम थी सर, 9th 10th वो भी पास, पता नहीं 9th 10th पास व्यक्ति शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। बताओ, भले शिक्षा सचिव है, शिक्षा सचिव है, वो शिक्षा सचिव किसको रिपोर्ट करेंगे, शिक्षा मंत्री को रिपोर्ट करेंगे। अब शिक्षा सचिव इतना वेल एजुकेटेड, इतना बढ़िया आदमी उसको रिपोर्ट कर रहा है, 10th पास व्यक्ति को रिपोर्ट कर रहा है, कितनी मतलब कि वह दुविधा वाली सिचुएशन है। एक वीडियो आया था सर, राजस्थान का शिक्षा मंत्री ने बच्चों से मिलने के लिए गए, वहां पर लड़कियां थी 10th क्लास की, तो उसे पूछा उसने कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, तो उन्होंने कहा 10th में सर पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कोई तो 10वीं में लाना था, उन्होंने ये कहा बस ये कि शासन प्रशासन के स्तर पे बहुत हम लोग गवर्नेंस पढ़ते हैं, इसके अलावा लोग एथिक्स पढ़ते हैं, एथिक्स पढ़ते हैं, लोग प्रशासन के मूल्य वगैरह मूल्य आते हैं, तो उसमें ये थोड़ी सी नैतिक दुविधाएं वगैरह पता वो चीज़ें देखी होती है। तो जैसे इसी का आपने बताया कि ऐसे वाला तो एक कानून गलत नहीं है, ठीक है, अगर हम लोग संविधान के हिसाब से चले तो संविधान के हिसाब से गलत नहीं है, हम इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये कानून के हिसाब से ही दिया गया है। यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहा गया इस कानून में बिना ग्रेजुएट होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, बस ये कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय पदक वाले में अंतर्राष्ट्रीय पदक करने कोई कानून है, अंतर्राष्ट्रीय पदक प्राप्त ऐसे कानून है 2022 से, इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को नौकरी दे सकते हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल किया हो, अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल किए हैं, ठीक, इस वजह से नौकरी दी गई है। बाकी वो 9th 10th है वो थोड़ा सा नैतिक है,
हाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं बनाना चाहिए, खेल मंत्रालय खेल विभाग वाला को अंदर मिलता है। तो यही चीज तो मैंने था। अब जैसे इनको अगर अधिकारी ही बनाना था तो जिला खेल अधिकारी बना देते, कोई दिक्कत नहीं थी। ये भी तक कितने हैं क्या नहीं, तो यही तो कहना चाहते हैं कि हमारे शासन और प्रशासन बहुत बड़ा गैप है। शासन प्रशासन में बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी वेल एजुकेटेड है, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शासन के स्तर पर कोई चीज हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिल पाती। तो ये थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, बाकी ये लीगल नहीं है, कानून के साथ हमारा सही है, नैतिकता के हिसाब से देखने को बन सकता है। ठीक है, इस तरीके अपने यहाँ के कोई शिक्षा मंत्री है तो वहाँ पर बहुत है हमारे नेता इसी बात है। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन बनानी चाहिए, कम से कम इतने पढ़े लिखे। तो इसको ठीक है, अगर इसको आप लोग सोचे भी तो आप इसको इसके हिसाब से चैलेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इसको इसके हिसाब से चैलेंज नहीं करेंगे। अगर उसे एथिक्स में लिखने को आ जाए, जैसे अगर पॉलिटिकल लिखने को आएगा ये तो आप पॉलिटिकल इसको कोट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एथिक्स के पेपर में लिखने को आ जाए तो एथिक्स के पेपर में बहुत बढ़िया तरीके से लिखो, पता ही है कोई दिक्कत नहीं। देखो आगे देख लेते हैं, तो ये अधिकार में से समझ गए क्या? अगला देखो प्रतिषेध, अगला देखो प्रतिषेध, इसमें लिखो ये है रिट, प्रतिषेध देखो ये है रिट, न्यायिक निकायों के खिलाफ। ये है रिट न्यायिक निकायों, न्यायिक निकायों यानी कि जुडिशियल बॉडी, ये रिट न्यायिक निकाय, न्यायिक निकाय के खिलाफ, न्यायिक निकाय के खिलाफ तब जारी की जाती है, तब जारी की जाती है जब वे अपने अधिकार क्षेत्र से, जब वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, जब वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करते हैं। ठीक है, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करते हैं। तो अभी कार्य कर ही रहे, डिसीजन नहीं आया है तो कौन सी जारी करेंगे? प्रतिषेध। और प्रतिषेध के माध्यम से प्रोसेस को क्या कर देंगे? रोक देंगे। ठीक है भाई, रोक देंगे और प्रक्रिया कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इसका अपना एग्जांपल है, कोई भी ऐसा मामला हो सकता है, इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ये तो नहीं है एग्जांपल ले लिया। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लिया हम गए, हमने मार्केट से एक टीवी खरीदा, एग्जांपल तो कर लेते हैं, हमने मार्केट से टीवी खरीद लिया और टीवी के लिए उन्होंने क्या कहा कि ये 5 साल की इस पे गारंटी दी जाती है। इसका ध्यान रखना, समझ होता है गारंटी। दो चीजें होती है, एक गारंटी और दूसरी होती है वारंटी। ठीक है, दो चीजें होती है। गारंटी का मतलब होता है कि अगर किसी तरीके की कोई डिफेक्ट इसमें होता है तो बदल के नई चीज मिलेगी। ठीक है, ये गारंटी। और वारंटी होती है कि अगर उसमें किसी तरीके का कोई डिफेक्ट होता है तो सही करके दे। ठीक है, इस तरीके। तो मान लिया कि हम टीवी लेने के लिए गए तो हमें उसने क्या बताया कि 5 साल की गारंटी दी जाती है और 5 साल तक वो गारंटी का एक कार्ड भी दे दिया। हमने टीवी लेके आए, ये टीवी 2 साल में भी खराब, 2 साल में खराब हो गई। अब हम इसको लेकर कहाँ पहुंचे? टीवी जो शोरूम में कंपनी वाला है उसके पास पहुंचे, हम उनसे बात करी और हमारे दोनों खराब हो गए, दूसरी नई टीवी दो। वो अगर नहीं, ये नई नहीं दी जाएगी, आपको क्या दी जाएगी? आपको रिपेयर करके दी जाएगी, वारंटी दी जाएगी। हम कहें नहीं, हमारे पास जो गारंटी कार्ड है, आपने गारंटी के लिए कहा था, वो आपको क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करनी पड़ेगी। वो कहते हैं रिप्लेस नहीं की जाएगी, इसको क्या कर देते हैं? इसको सही करके आपको दे देते हैं। विवाद हो गया, विवाद हो जाएगा। तो हम मान लिया ये केस हम कहाँ लेके चले गए? हमने इसको केस कर दिया, तो ये केस करके हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल केस में लेकर जाके हमने इसको कहाँ कर दिया? हमने इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस दायर कर दिया। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सुनने का अधिकार है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाती, इसको कहाँ जाना चाहिए? इसको जिला उपभोक्ता फोरम में जाना चाहिए। जिला उपभोक्ता फोरम, हमारे कुछ स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, जिला उपभोक्ता फोरम। उपभोक्ताओं की जितनी भी शिकायतें होती हैं जिला उपभोक्ता फोरम में जाती है। राज्य स्तर पर हमारा राज्य स्तर का उपभोक्ता फोरम होता है और केंद्र स्तर पे हमारा केंद्रीय स्तर का जिला उपभोक्ता आयोग होता है। तो जिला उपभोक्ता फोरम में जाना चाहिए। हम पहुंच कहाँ गए? जिला कोर्ट पहुंच गए। तो इसकी तो अधिकारिता ही नहीं है, इसके अधिकार क्षेत्र से क्या है? बाहर का मामला है।
तो अगर ये मुकदमा भी चल रहा है तो चाहे कंपनी चली जाए या और कोई व्यक्ति चला जाए और कोर्ट में चला जाए, तो प्रक्रिया चल रही है तो कौन सी रिट जारी की जाएगी? प्रोविजन। और इसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कोर्ट का फोरम। ठीक है, अगर डिसीजन दे दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि हां गारंटी दो या फिर गारंटी देनी है, जो भी डिसीजन दे दिया, तो रिट कौन सी जारी की जाएगी? उत्प्रेषण। और इसको खारिज करके ट्रांसफर कहां कर दिया जाएगा? कोर्ट का। ठीक, इस तरीके से। तो अगर प्रक्रिया चल रही है तो कौन सी हो जाएगी? प्रोविजन। अगर प्रक्रिया पूरी हो गई, डिसीजन आ गया, तो कौन सा? सक्सेस। ठीक है, तो क्या लिखा लास्ट में? कार्य करते हैं तो न्यायपालिका के खिलाफ, तो न्यायपालिका के खिलाफ प्रतिषेध, तो न्यायपालिका के खिलाफ प्रतिषेध रिट जारी की जा सकती है। तो न्यायपालिका के खिलाफ प्रतिषेध रिट जारी की जा सकती है। अगला पॉइंट, यदि उस मामले में, यदि उस मामले में निर्णय आ चुका है, यदि उस मामले में निर्णय आ चुका है, तब, यदि उस मामले में निर्णय आ चुका है, तब उत्प्रेषण, तब उत्प्रेषण या सरसरी, यदि इस मामले में निर्णय आ चुका है तो उत्प्रेषण या सरसरी, उत्प्रेषण या सरसरी रिट जारी करके, सरसरी रिट जारी करके प्रक्रिया को, रिट जारी करके प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा, प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारी हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। अब देखो, जो रिट अधिकारिता आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, हमने वो देख लिया, ये 32A, दूसरा कौन सा देख लिया? दूसरा देख लिया 32(2), इसको भी देख लिया। अगला कौन सा हमारा आएगा? 32(3), और चौथा कौन सा आ जाएगा? 32(4). पहले को देख रहे थे, फिर थोड़ी सी हाई कोर्ट से इसको कंपेयर कर रहे थे। 32(3) की अगर बात करें, 32(3) में क्या कहा गया? तो अभी तक रिट अधिकारिता किसके पास है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास है। दूसरी 226 के तहत कहां है? हाई कोर्ट के पास है। इसके अलावा किसी भी न्यायालय के पास अभी तक रिट अधिकारिता नहीं है। जिला कोर्ट हमारे ऐसी रिट जारी नहीं कर सकते। आर्टिकल 32(3) में कहा गया है कि यदि संसद चाहे, ध्यान देना, अधिकार किसको दिया गया है? संसद। यदि संसद चाहे तो रिट अधिकारिता का विस्तार, तो रिट अधिकारिता का विस्तार अन्य न्यायालयों पर, अन्य न्यायालयों पर किया जा सकता है। मतलब ये है कि अभी तक रिट अधिकारिता किसके पास है? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास है। अभी तक जिला कोर्ट को ऐसी अधिकारिता प्राप्त है? नहीं प्राप्त है। अगर जिला कोर्ट को ऐसी अधिकारिता देनी है तो ऐसा अधिकार देने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास। आर्टिकल 32(3) के तहत संसद ऐसा कानून बनाएगी और उस कानून के माध्यम से रिट अधिकारिता देने की शक्ति किसको दे देगी? बाकी की जो हमारी लोअर जुडिशरी होती है, यानी कि जिला कोर्ट या फिर मुंसिफ कोर्ट, इनको भी ऐसे अधिकार दे सकती है। अभी तक ऐसा अधिकार दिया नहीं गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास रिट अधिकारिता किसके पास है? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। आर्टिकल 32(4) में कहा गया है कि आर्टिकल 32 का निलंबन, आर्टिकल 32 का निलंबन कैसे किया जाएगा? केवल संविधान में बताए गए प्रावधानों के अनुसार, संविधान में बताए गए प्रावधानों के अनुसार ही आर्टिकल 32 का निलंबन किया जाएगा, सस्पेंशन किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अब कैसे करके निलंबित करते हैं आगे देखते हैं। हमारे यहाँ इमरजेंसी लागू होती है आर्टिकल 352 के तहत। 352 के तहत इमरजेंसी लागू हो जाएगी तो आर्टिकल 359 के तहत
राष्ट्रपति क्या करेगा, ये एक आदेश निकालता है और उस आदेश के तहत मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है, उसमें 32 शामिल है। ठीक है, तो 32 माने क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा जब हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लागू होगी आर्टिकल 352 के तहत। कैसे करके लागू होती है, क्या क्या होता है, इसको देखें। पहले 4 आर्टिकल आपको याद रखने हैं। 32 में कहा गया है कि मूल अधिकारों की गारंटी दी गई किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 32 में कहा गया है कि गारंटी के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। 32 में कहा गया है कि संसद अगर चाहे तो रिट अधिकारिता का विस्तार अन्य न्यायालयों पर भी कर सकती है। 32 में कहा गया है कि आर्टिकल 32 का निलंबन उन्हीं प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा जो प्रावधान संविधान में बताए गए हैं, अन्यथा किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता। मतलब संसद अगर चाहे भी तो कोई कानून बनाकर इसको निलंबित नहीं कर सकती। ये कब निलंबित होंगे, जब केवल और केवल आर्टिकल 352 के तहत हमारे नेशनल इमरजेंसी लागू। इस तरीके तो ये बताया गया। आप देखो 32 में ये अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। 226 के तहत ये अधिकार किसके पास होते हैं, हाई कोर्ट के पास। अब इन दोनों में कुछ अंतर होता है, क्या अंतर होता है, जैसे एक हमने देखे 32 और एक हमने देखे 226। 32 की अगर बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में कब जा सकते हैं, जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन हुआ है तब हम कहां जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। और ये केवल मूल अधिकार, बाकी किसी अधिकार की बात नहीं कर रहे, केवल और केवल 12 से 35 तक का जो भाग बताया गया है उसमें 14 से 32 तक जो हमारे अधिकार है उनमें से किसी अधिकार का उल्लंघन होता है तभी आर्टिकल 32 के तहत कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अन्य किसी भी अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। दूसरा 226 में कहा गया है अगर किसी व्यक्ति के चाहे मूल अधिकार हो चाहे फिर अन्य अधिकार, किसी भी प्रकार के अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो व्यक्ति कहां जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक, दूसरी बात और क्या अंतर है, आर्टिकल 32 के तहत जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आर्टिकल 32 की क्या है, हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, मतलब जब भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट हमें मना नहीं करेगा कि हम आपके अधिकारों की सुरक्षा नहीं करेंगे, पहले अपने हाई कोर्ट में जाओ। ठीक है, मना नहीं कर सकता है। लेकिन 226 के तहत लोग हाई कोर्ट में जाएंगे तो 226 का हमारा मूल अधिकार है क्या, 226 तो मूल अधिकार नहीं है। तो 226 जब मूल अधिकार नहीं है तो सीधी सी बात है हाई कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट मना भी कर सकता है, ये हमारा मूल अधिकार नहीं है। मतलब जब आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाना भी हमारा क्या है, अधिकार है। ठीक है, हम जा सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन 226 से जब हाई कोर्ट जाएंगे तो वो जरूरी नहीं है हाई कोर्ट हमें किसी तरीके का संरक्षण दे, मना कर सकता है। ठीक है, तो 226 के तहत ऐसी अधिकारिता हाई कोर्ट पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन 32 के तहत ऐसी अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट पर बाध्यकारी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जो संविधान का मूल अधिकारों का संरक्षक कहते हैं, मूल अधिकार और संविधान का, इसको मूल अधिकारों का भी संरक्षक कहते हैं और अन्य अधिकारों का भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप वोट देने के लिए, ठीक है, किसी जगह पर आप इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में आप वोट देने के लिए और इलेक्शन में हमारे प्रत्यक्ष मताधिकार का कॉन्सेप्ट है 18 वर्ष से आयु के अगर हो रहे हैं तो वोट देने के लिए एलिजिबल हो गए और वोटर लिस्ट में नाम भी है, वोटर कार्ड भी बना रखा है, ऐसे वोट देने के लिए गए और किसी वजह से वहाँ पे बूथ लेवल ऑफिसर बैठे हुए हैं या कोई और अधिकारी है उसने वोट नहीं दे दिया। ठीक है, वो डाली नहीं दिया, कोई वहाँ का अधिकारी कुछ भी अब वोट नहीं दे दिया। ऐसे में हमारे वोट देने के लिए मतदान करने के अधिकार को उल्लंघन हुआ। मतदान नहीं करने का अधिकार कैसा अधिकार, कहीं पे मौलिक अधिकारों में आया मतदान करने का, कहीं पे नहीं आया, कैसा अधिकार, कानूनी अधिकार, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसके तहत मिलता है, कैसा अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार। तो हम लोग इस अधिकार की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते क्योंकि मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, अगर हमें वोट देने से वंचित कर दिया गया तो कैसा अधिकार, अन्य अधिकार की कैटेगरी में आता है, तो कहां जाएंगे, 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। ठीक, दूसरा उदाहरण ले लें, जैसे मान लिया ऐसे इंटरनेट पुल से लेकर ये सड़क बन रही है और इस सड़क मान लिया यहाँ से इंटरनेट पुल से कहां तक जाएगी, जैसे पीलीभीत तीसरा पुल होते हुए कहां तक जाएगी, मान लिया शाहजहांपुर तक जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल को समझ ले लिया। ऐसे करके मान लिया यहाँ पर ऐसे किसी व्यक्ति का कोई खेत या प्लॉट वगैरह कुछ भी आ रहा है, सीधी सी बात ये इसके अंडर नहीं है, अलग है, रोड की सीमा कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी और उस व्यक्ति की जमीन कहाँ पे है, यहाँ पे। ये पेपर
कि ये जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है तो जरूरत से ज़्यादा जो है जमीन अधिग्रहित की जाती है बराबर। तो मान लिया कि ये सीमा कहाँ तक आ रही है, इसकी जमीन कहाँ तक अधिग्रहित करनी चाहिए, यहाँ तक। लेकिन मान लिया उस व्यक्ति की जो जमीन है इसको भी जबरदस्ती ले लिया, वो व्यक्ति लेना नहीं चाहता है, लेकिन इस व्यक्ति की जमीन यहाँ पे ले ली। तो जैसे मान लिया अगर ये लीगली अगर लेना चाहते तो ले सकते थे, लेकिन ये लीगली तो नहीं लिया गया, ये क्या किया गया, इलीगली लिया गया। ऐसे में इस व्यक्ति के जो संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो इस संपत्ति के अधिकार के संरक्षण के लिए ये व्यक्ति कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है क्या। मान लिया इस व्यक्ति का ये प्लॉट ऐसे करके जमीन ले ली, इतनी ऐसे करके ले ली, वो नहीं तक का बना है, लेकिन जबरदस्ती इतनी उसकी जमीन ले ली। तो इसके लिए मान लिया वो कोर्ट में जाना चाहता है, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि नहीं जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा समझ लिया है। तो ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, बताओ जा सकता है, और कोई बताओ जा सकता है कि नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। और मतलब आपका जा सकता है, जा सकता है, तो नहीं जा सकता, आपका जा सकता है, और कोई बताओ 40% है नहीं जा सकता। आप फिर से समझो, ठीक है, फिर से समझो, दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाओ, रट्टा नहीं मार करता, ठीक है, पते रट्टा ना मारो। कोई ऐसा कोई सा अधिकार उठा के यहाँ पता लगे हम खाली रट्टा मार के यहाँ संपत्ति का अधिकार और वहाँ कुछ लिया और उपभोक्ता अधिकार, अरे रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट समझो क्या है। आर्टिकल 32 के तहत हम लोग अधिकारों की सुरक्षा के लिए तभी जा सकते हैं जब हमारे केवल और केवल मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ हो, ठीक है। अब किसी भी प्रकार का उल्लंघन हुआ है अधिकार का तो 226 के तहत कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। अब ये कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ है, संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, हमारी जमीन ली गई है, ये कौन से अधिकार का उल्लंघन है, संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो कानूनी अधिकार का उल्लंघन होगा तो कहाँ जाएंगे, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे, 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तब जाएंगे जब केवल और केवल मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, ठीक है। और कोई सा भी अधिकार आ जाए अगर वो 14 से 32 तक की कैटेगरी में नहीं है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। अगर सोने नहीं दे रहा है कोई, पापा सुबह से उठा देते हैं तो पापा के खिलाफ कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या खाली हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं, मौलिक अधिकार है। तो जैसी तक पापा जगाने जाए वो ये ना करनी 32 पढ़ के आए, आप चले जाए, अभी तक जानकारी नहीं थी तो पापा आपको शोषण सहा है, ठीक है। अब तो संविधान की जानकारी हो गई है, अब कहाँ जाएंगे, 32 के घर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पापा क्या कहेंगे, बेटा परेशान काहे हो रहे हो, 4 ये हमने भी पढ़ा है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य हमने भी पढ़ा। पापा क्या करेंगे, मौलिक कर्तव्य अपने समझाएंगे। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में कब जाएंगे, जब केवल और केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, ठीक, और किसी भी प्रकार के अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो हम कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में। मूल अधिकारों में दोनों जगह जा सकते हैं, लेकिन मूल अधिकारों के अलावा बाकी कोई अधिकार होगा तो कहाँ जाएंगे, केवल और केवल हाई कोर्ट में। किसकी अधिकारिता ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ज्यादा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पावरफुल हो गया, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। और बताओ कोई, इस मामले में हाई कोर्ट हो गया, और बताओ कोई, सुप्रीम कोर्ट, और बताओ कोई, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वाला कोई नहीं है, हाई कोर्ट वाला है, अरे सुप्रीम कोर्ट वाला कोई नहीं है। हाई कोर्ट वाले कितने कितने हैं, आपका हो गया, आपका आपका हो गया, आपका हो गया, और बाकी बाकी सब सुप्रीम कोर्ट, बाकी सब सुप्रीम कोर्ट या बाकी सब न्यूट्रल वाले के। हम तो राइटर बोलेंगे और हम भाई हम किसी के पक्ष नहीं देंगे, हम तो एकदम निष्पक्ष रहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अधिकारिता किसकी जाता है, ठीक है। ये नहीं देखना है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, ये सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में बहुत सबसे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है, ज्यादा अधिकारिता ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता कैसी है, सीमित है, केवल और केवल मूल अधिकार तक है, बाकी सारे अधिकारों को कहाँ पे आ जाएंगे, हाई कोर्ट में। अधिकारिता किसकी ज्यादा है, हाई कोर्ट की, ठीक है। नोट कर लो इसका 2 पॉइंट, 32 2 तक लिख लिया, 3 लिखा नहीं लिखा, 32 लिख लिया, 32 4 लिख लिया। हम यहाँ पर 2 पॉइंट पहला को देखो, अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद
32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में तभी जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में तभी जा सकते हैं जब मूल अधिकारों का उल्लंघन, जब केवल मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ, जब केवल मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ। अगला पॉइंट, मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य किसी भी अधिकार के, मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य किसी भी अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में, भी अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में जा सकते हैं, हाईकोर्ट में जा सकते हैं। तो ये हमारे हो गए अधिकार। आगे बताओ, जितने भी हमारे अधिकार हैं उन सब में अगर आर्टिकल 32 ना होता, जैसे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक, इसमें जितने भी अधिकार हैं 14 से लेकर 30 तक हमने अलग कर दिए, 32 तक अलग कर दिए। अगर 14 से लेकर, अगर 32 ना होता, हमने एग्जांपल ले लिया कि 32 हमारे संविधान में नहीं है, अगर 32 ना होता तो 14 से 30 तक जितने भी आर्टिकल दिए गए इनका कोई मतलब रह जाता? कोई मतलब नहीं। हमने आपसे कह तो दिया कि बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, या कह दिया कि भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने फिरने का अधिकार है। अगर कोई इन अधिकारों का उल्लंघन करे तो उसकी शिकायत लेकर कहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। और शिकायत लेकर जाने का अधिकार ना हो तो फिर क्या मतलब रहेगा इन अधिकारों का? कोई मतलब नहीं। तो 32 एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, बाकी के मौलिक अधिकारों को संरक्षण दे रहा है, इसी की वजह से बाकी के मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। तो 32 को व्यक्ति हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, इनके बिना लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। अगर आर्टिकल 32 ना हो तो कोई मूल अधिकार का कोई मतलब ही नहीं, और मूल अधिकार नहीं तो कोई मतलब रहेगा लोकतंत्र का? कोई मतलब नहीं रहेगा। तो संविधान की आत्मा इसको कहते हैं, आर्टिकल 32 को। उसे मैं मतलब क्वेश्चन भी बताया था, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए संविधान के किस हिस्से को, किस हिस्से को संविधान की आत्मा कहते हैं, कौन सा लगाएंगे? प्रस्तावना, प्रेम्बल लगाएंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं तो कौन सा लगाएंगे? 32 लगाएंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग है। अगर हिस्सा पूछा जाए तो हिस्सा कौन सा हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और दोनों अगर विकल्प में हो, यानी कि प्रस्तावना और आर्टिकल 32 दोनों अगर विकल्प में हो तो आपको ये देखना है कि पूछा क्या गया है, आर्टिकल पूछा गया है या हिस्सा पूछा गया है। अगर एक ही विकल्प में है तो कोई दिक्कत नहीं, लगा देना है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 14 से 32 तक का जो हमारा मेन आर्टिकल है कौन सा? 32। एक पॉइंट और नोट कर लो, एक पॉइंट और ले लो, एक पॉइंट और ले लो। आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 को